डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। आज से करीब 12 साल पहले देश की राजनीति, सत्ता, प्रतिष्ठान, उद्योग जगत और मीडिया को झकझोर देने वाला नीरा राडिया प्रकरण अब फिर चर्चा में है। सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के साथ की गई बातचीत की जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया है। यह भी दिलचस्प है कि जांच रिपोर्ट साल 2015 में ही सौंप दी गई थी। सौंपी गई रिपोर्ट के नतीजे के बारे में अब जाकर पता चला है, तो इसका सीधा मतलब है कि विगत वर्षों में इस हाई प्रोफाइल मामले में ज़्यादा रुचि नहीं ली गई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ सिद्ध करना कठिन होता है। किसी लाभ के लिए परस्पर संवाद, समन्वय बनाना और अपने हिसाब से फैसले कराने की कोशिश करना किसी अपराध की श्रेणी में तो नहीं कहा जा सकता। हर फैसले में असंख्य लोग शामिल होते हैं। हर फैसला किसी के लिए सही तो किसी के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। अतः नीरा राडिया मामले में अगर सीबीआई को किसी अपराध के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो अचरज की बात नहीं। वैसे नीरा राडिया मामले में अदालत में अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले सीबीआई को शायद एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल यह पूरा मामला मशहूर उद्योगपति रतन टाटा द्वारा दायर याचिका के चलते उठा है। साल 2010 में कुछ टैप लीक हुए थे और रतन टाटा ने ऑडियो टैप लीक होने की जांच की मांग की थी। उन्होंने उस लीक को अपनी निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। इसके अलावा एक गैर सरकारी संगठन ने भी टेप की जांच के लिए दबाव डाला और मांग की थी कि टेप को सार्वजनिक किया जाए। ध्यान रहे, टेप किए गए संवादों की संख्या 5800 है। यह भी दिलचस्प है कि ये टेप कर चोरी की निगरानी या जांच के लिए किए जा रहे थे। कर चोरी का मामला तो छोटा पड़ गया, जो प्रभुवर्गीय लोगों की परस्पर बातचीत थी, वह प्रमुखता से सामने आ गई। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन परस्पर संवादों को अब 13 से 14 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। इसका अंदाजा तो सर्वोच्च न्यायालय को साल 2013 में ही हो गया था और लोगों के बीच भी वे संवाद सुर्खियों में रहे थे। लेकिन अब उनमें अपराध के सूत्र खोजना आसान नहीं है। मतलब साक्ष्यों के अभाव में इस प्रकरण को आगे बढ़ाना अदालत पर ही निर्भर है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए देश के प्रभु या प्रभावशाली वर्गों की परस्पर दुर्भिसंधि की ओर इशारा किया था, लेकिन बाद में गंभीरता खत्म हो गई। वैसे अपने देश में सत्ता वर्ग और उसके आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को रोकने के उपायों, साधनों की बड़ी कमी है। लोग भूले नहीं हैं, लगभग 30 साल पहले वोहरा समिति की रिपोर्ट संसद में
पेश हुई थी, जिसमें अपराधी नेता अफसर की 60 गांठ पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन जमीन पर कुछ खास कार्रवाई नहीं दिखी थी। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में सुधार सामूहिक जिम्मेदारी है, तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि किसी सुधार के लिए आम लोग स्वयं कितने लालायित हैं। अपने देश में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा आज़ादी मिलने के बाद ही मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य यह स्मरण दिलाना था कि भारतीय गणराज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। पहले हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द ज़्यादा सुनाई पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह बात आने लगी कि केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्र की जितनी भी भाषाएं हैं वे राष्ट्रभाषा हैं। इस पर काफ़ी बहस भी हुई है, इसलिए अब हिंदी को राष्ट्रभाषा से ज़्यादा राजकीय भाषा या राजभाषा कहा जाने लगा है। केंद्र या राज्यों के बीच सूचनाओं एवं पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को संपर्क भाषा माना जाता है। इसका व्यवहारिक उपयोग कितना होता है यह अलग बात है। आज़ादी के बाद राजकीय भाषा के रूप में हिंदी की घोषणा स्वाभाविक बात थी। हालांकि इसको लेकर संविधान सभा में काफ़ी बहस भी हुई। हिंदी और इसकी बोलियां भारतवर्ष में विद्रोह आंदोलन की भाषा रही है। इसे आप भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ सकते हैं। पहली रचना जो हमारे देश में हिंदी की मिलती है वह रामानंद की मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए। इसलिए जब आप हिंदी की बात करते हैं तो वस्तुतः उसकी एक आधार भूमि है। ऐसा नहीं हुआ कि आज़ादी के बाद एकदम से हिंदी संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में थोप दी गई। असल में हमारी जो सांस्कृतिक भावभूमि थी या आज़ादी पाने के लिए हमारी जो मानसिकता थी उसी का परिणाम था हिंदी को संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में बढ़ावा देना। जब हमें आज़ादी मिली तो वह एक तरह से भारत का गैर उपनिवेशीकरण था, क्योंकि आज़ादी अपने आप में उपनिवेशवाद विरोधी अवधारणा है। हमने जो भारत छोड़ो का नारा दिया था वह सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के लिए भी था, और यह काम किस पैमाने पर हुआ था उसे देखने की जरूरत है। भारतीय गणराज्य का जो प्रतीक वाक्य चुना गया वह है सत्यमेव जयते। यह सब जो हो रहा था वह केवल भाषाई आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक समझ थी। योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास का जो सपना था, किसी भी उपनिवेश या साम्राज्यवादी ताकत से अलग रहने की जो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति थी, वह हमारी सांस्कृतिक और भाषाई मानसिकता की अनुगुंज थी। एक और बात ज़्यादा सावधानी से समझने की जरूरत है कि हिंदी का अपना एक बृहत्तर भाषा क्षेत्र है जिसे हिंदी हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसमें कई राज्य शामिल हैं। आज़ादी के बाद इन राज्यों ने बिना दबाव के स्वतः स्वयं को हिंदी राज्य घोषित किया था। हिंदी का अखिल भारतीय होना सिर्फ इन्हीं हिंदी प्रदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हिंदीतर भाषी राज्यों और
क्षेत्रों पर निर्भर है। हमारी जनतांत्रिक मानसिकता की मांग यही है। आज़ादी के बाद हिंदी का विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं में प्रचार प्रसार और उपयोग बढ़ा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासनिक हिंदी के शब्द धड़ल्ले से प्रयोग होने लगे हैं, जैसे पंचायत, पंजीकरण आदि। विदेशों में भी जो हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, उसका आधार मजदूर वर्ग है। संपूर्ण विराम।